प्रजनन नहीं होगा। तो क्या होगा कि लगभग 100 सालों के बाद, या चलो मान लो 150 सालों के बाद, आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि पूरी तरीके से पृथ्वी में इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है, तो आंसर करना कि प्रजनन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताकि हमारा वंश आगे चलता रहे। गुड, बहुत बढ़िया। अब जब कभी भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो रिप्रोडक्शन को हम पहले सरल शब्दों से समझेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन की अगर बात होती है तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्टेप हमें पढ़ने होते हैं। हमें यहाँ पर अलग अलग तरह के स्टेप पढ़ने होते हैं, अलग अलग तरह के चरण पढ़ने होते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसका एक अपना प्रोसेस होता है ना, धीरे धीरे करके चीजें यहाँ पर शुरू होती हैं। तो वहीं पर ही सबसे पहला जो चरण होता है उसे हम सभी कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। सबसे पहले आता है गैमिटोजेनेसिस, और हिंदी में इसे कहा जाएगा युग्मक जनन। सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। अब युग्मक जनन क्या होगा, ठीक है, अब युग्मक जनन क्या होगा, तो चलिए इसे समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी भी गैमीट शब्द लिखा जाएगा, युग्मक शब्द लिखा जाएगा, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, यहां पर बात होगी स्पर्म और ओवम के बारे में। यहां पर बात होगी शुक्राणु और डिंब के बारे में, शुक्राणु और डिंब के बारे में, ठीक है। तो जब कभी भी गैमेट शब्द हम सभी यहां पर बोलेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर बात हो रही है शुक्राणु और डिंब के बारे में, स्पर्म और ओवम के बारे में। तो गैमिटोजेनेसिस, तो गैमिट का क्या मतलब हो गया, शुक्राणु और डिंब, और जेनेसिस का क्या मतलब होता है, जनन का क्या मतलब होता है, उसका निर्माण होना। तो जब शुक्राणु का निर्माण होगा, जब डिंब का निर्माण होगा, तो उसी को ही हम सभी युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस के नाम से यहां पर जानते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, शांत हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। नेक्स्ट जो हम यहां पर बात करते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है बच्चों, उसमें भी दो चीजें हम सभी यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है, उसे हम सभी कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। पहले नंबर पर आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और हिंदी में इसे कहा जाएगा शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, ठीक है। वहीं पर दूसरे नंबर पर आता है जिसे हम कहते हैं oogenesis। नेक्स्ट आता है oogenesis, और हिंदी में इसे कहा जाएगा डिंब जनन, डिंब जनन, ठीक है। तो जब युग्मक जनन के बारे में यहाँ पर बात होती है, तो जो हमारा युग्मक जनन होता है इसका मतलब कि शुक्राणु का निर्माण होना या फिर डिंब का निर्माण होना। तो शुक्राणु जनन का क्या मतलब है कि यहाँ पर शुक्राणु बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम सभी क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर आपसे यह पूछा जा रहा है कि भाई यह बताइए कि ओवम बन रहा है या ओवा बन रहा है, डिंब यहाँ पर बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम सभी क्या कहेंगे, डिंब जनन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो शुक्राणु होता है वह कहाँ पर बनेगा या फिर किस शरीर के अंदर बनेगा। हम सभी को पता है कि जब कभी भी हम पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वहीं पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि दूसरी तरफ डिंब जनन की अगर हम बात करते हैं, या डिंब बनने का, ओवम या एग बनने की हम बात करते हैं, तो कहां पर होगा, स्त्रियों के अंदर होता है, अंडाशय में होता है, यानी ओवरी में होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हमें क्या जरूरी है यहाँ पे, शुक्राणु जनन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या जरूरी है यहाँ पे, डिंब जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब इसको आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे समझेंगे। जब कभी भी हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया है कि जो शुक्राणु जनन होता है उसका निर्माण कहां पर होगा, टेस्टिस में होगा, ठीक है। जो वृषण होगा वहां पर होगा, और वृषण कहां पर होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन। आपकी जो उदर गुहा होती है, जो पेट वाला हिस्सा होता है, उसके बाहर की तरफ एक थैली पाई जाती है, एक स्क्रोटम पाया जाता है, और स्क्रोटम के अंदर ही वृषण पाए जाते हैं, और वहीं पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
मैंने आपको पहले यह भी बताया है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। और शुक्राणु बनने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कम तापमान चाहिए, लगभग 2 डिग्री कम का तापमान हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसी वजह से जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, वह स्क्रोटम में पाए जाते हैं और शरीर के बाहर वह निकले हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर हम oogenesis के बारे में बात करते हैं, डिंब जनन के बारे में बात करते हैं, तो जो डिंब जनन होता है वह स्त्रियों के अंदर होता है, ओवरी यानी कि अंडाशय में होता है। और जो ओवरी होती है वह लोअर एब्डोमेन यानी हमारे पेट के सबसे निचले हिस्से में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में यहाँ पर पाई जाती है। और वहीं पर ही आप देखेंगे कि डिंब जनन होता है। ठीक है, तो चलो इसको अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे समझाया है उसी को हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेजेस यानी कि प्रजनन चरण के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आता है गैमेटोजेनेसिस। यह एक जैविक प्रक्रिया होती है जो जीवित जीव कोशिकाओं में युग्मक बनाने के लिए होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये जो भी यहाँ पर युग्मक बनते हैं, जो भी यहाँ पर शुक्राणु बन रहा है, जो भी यहाँ पर डिंब बन रहा है, ये सब कुछ मियोसिस के माध्यम से होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक विभाजन के बारे में बात हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या होता है, तो इसको हम सभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर कुछ चीजों को और समझना होगा। जैसे कि नंबर फर्स्ट, प्यारे बच्चों, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइए सभी बच्चे। और आंसर करना है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम सभी कह सकते हैं कि 23 जोड़ी में यह पाए जाते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 इन पेयर्स भी हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि हम किसी ओवम को देख रहे हैं, किसी डिंब को देख रहे हैं, या फिर हम किसी स्पर्म को देख रहे हैं, शुक्राणु को देख रहे हैं, तो यहां पर कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? तो आंसर करना है, यहां पर सिर्फ 23 गुणसूत्र पाया जाएगा। क्या पाया जाता है बच्चों? सिर्फ 23 गुणसूत्र यहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ओवम के बारे में बात करते हो, डिंब के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 23 गुणसूत्र दिखते हैं, सिर्फ 23। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पर बच्चों? आपने यह समझा कि हमारे पूरे शरीर में अगर आप देखो तो 23 जोड़ी में है, लेकिन अगर आप डिंब के बारे में बात करते हो, शुक्राणु के बारे में बात करते हो, तो सिर्फ 23 है। मतलब कहीं ना कहीं आधे हैं, है ना, कहीं ना कहीं ये सिर्फ आधे हैं। तो आधे कैसे बने ये? तो आंसर करना, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से यह बने। अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ही जो हमारा डिंब होता है, शुक्राणु होता है, इसका निर्माण होता है। और इसी वजह से जो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर है वह आधी है। क्या होगी यहाँ पर? वह आधी होती है। क्लियर है? ओके, समझ आ गया यहाँ तक? ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि जो शुक्राणु होता है वह किस तरीके का होता है, उसका वो शुक्राणु किस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम एक स्टेप में चल रहे हैं। अभी हमें और भी पढ़ना पड़ेगा कि शुक्राणु कितने भागों में बटा होता है, कैसे यह विभाजन होगा, सेमेन क्या होता है, वीर्य क्या होता है, वो सब कुछ भी हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी हम एक लाइन से चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम सभी ने यहाँ पर क्या देखा? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन का मतलब होता है स्पर्म का बनना। अब जो स्पर्म होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो स्पर्म होता है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी शरीर के सबसे छोटी कोशिका। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर करना कि शुक्राणु ही होता है। अब यहाँ पर ना काफी बच्चे कहेंगे कि मैम शुक्राणु तो पुरुषों के अंदर होता है, तो स्त्रियों के अंदर सबसे छोटा क्या होता होगा? तो आंसर आपको करना है कि नहीं, जब मनुष्यों के बारे में बात हो रही है, ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है,
तो उसमें स्त्री पुरुष नहीं है, क्योंकि हम सभी क्या हैं, हम सभी के सभी मनुष्य हैं ना।